हाँ जी, 12th क्लास बेटा, वेलकम अगेन। आप लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागतम। तो यार, ऑप्टिक्स चल रही है, चलती जा रही है भाई। रे ऑप्टिक्स हमने ख़त्म की एक लंबे ब्रेक के बाद। थोड़ा ब्रेक लंबा हो गया, कोई बात नहीं, आप लोगों को थोड़ा सा कवर अप करने के लिए टाइम दिया गया था। ओके, तो लंबे ब्रेक के बाद भाई फिर से ऑप्टिक्स पे आएंगे, और ऑप्टिक्स में अब हम कर रहे हैं इसका अगला पार्ट स्टार्ट, वेव ऑप्टिक्स। ठीक है जी। तो ऑप्टिक्स आपकी दो पार्ट में थी। रे हमने कवर अप कर ली, वेव पे पहुंच रहे हैं। यार ऑप्टिक्स तो ऑप्टिक्स है, यानी इसमें स्टडी तो लाइट की हो रही है। अब लाइट की स्टडी करते करते जब तक तो हम मान सकते थे इट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, तब तक इसको मानते रहे फिर कि जी स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है, और मानते रहे कि लाइट रे के फॉर्म में चलते हुए एज्यूम की जा सकती है। बहुत बढ़िया चला अपना काम। डे टू डे लाइफ के कुछ कंसेप्ट्स हैं, जैसे कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जैसे कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, जैसे कि भैया डिस्पर्जन ऑफ लाइट, जैसे कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट, और भी कई कुछ। फिर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, जिसमें टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, बायनोकुलर, इन सब के साथ डील करते वक्त हम मान सकते हैं लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन। हम मान सकते हैं कि जी लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ अ रे। मगर यार कुछ फिनोमेना लाइट द्वारा ऐसे भी किए गए, या ऐसे भी किए जाते हैं, या ऐसे भी ऑब्जर्व हुए, जहां पर अगर हम लाइट को रे के फॉर्म में ट्रेवल करते हुए मान लें तो बातें फिट नहीं बैठती, चीजें जो हैं ठीक से क्लियर नहीं होती, या ठीक से एक्सप्लेन नहीं हो पाती। उनको एक्सप्लेन करने के लिए फिर यार इसको प्रॉपर वेव के फॉर्म में मानकर ही चलना पड़ेगा, क्योंकि है तो बेसिकली क्या, लाइट वेव ही है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। अब वेव क्या क्या करती है यार, वेव आपने 11th में पढ़ा होगा, वेव्स जो होती हैं उनकी सुपरपोजिशन हो जाती है, दो वेव्स एक दूसरे में मिक्स होती हैं, और इंटरफ्रेंस टाइप की चीजें होती है, 11th में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। या वेव्स जो है थोड़ा बहुत बेंड भी करती हैं। तो ऐसे फिनोमेना लाइट भी करती है यार, क्योंकि लाइट भी क्या है, वेव है। ये भी क्या करेगी, इंटरफेरेंस करेगी। या इसकी भी क्या होगी, डायफ्रैक्शन। तो इंटरफेरेंस, डायफ्रैक्शन जैसी चीजों को रे ऑप्टिक्स से एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। लाइट को रे मानकर चले, उसे एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। तो फिर हम वापस किस पे आ जाएंगे, प्योर फॉर्म पे आ जाएंगे कि भैया लाइट एक वेव है, वेव के फॉर्म में ट्रेवल करती है, तो उसको वेव ही मानो, तभी इंटरफेरेंस एक्सप्लेन होगा, तभी डायफ्रैक्शन एक्सप्लेन होगा। तो बेटा कुछ फिनोमेना लाइट द्वारा ऐसे किए जाते हैं, या ऐसे होते हैं नेचर में, जो कि रे मानकर एक्सप्लेन नहीं हो पाते, क्योंकि इनके लिए फिर हमें बिल्कुल माइन्यूटली वेव के सारे कंसेप्ट देखने पड़ते हैं। तो इसलिए फिर हम इन फिनोमिनास को, जहां तक तो चल जाता है कि मान लो भाई लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, वहां तक ये रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्जन, उनको रे में पढ़ लेते हैं, इजी हो जाता है थोड़ा कि उसको रे मान के पढ़ लो। और कुछ फिनोमेना जिसमें पढ़ना ही पड़ेगा, फिर वहां पर वेव ही मानेंगे। तो कहने का मतलब, अब हम नहीं मान रहे कि लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, अब हम इसको प्योर वेव मानकर ही चलेंगे। अब प्योर वेव मानकर चलेंगे तो जो भी पढ़ा जाएगा उसको हम कैसे कैटेगराइज कर देंगे कि जी एक टॉपिक है वेव ऑप्टिक्स। ठीक है, वैसे रे ऑप्टिक्स के दो पार्ट है, सॉरी ऑप्टिक्स के दो पार्ट है, रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स, लेकिन मैंने बोला था इन दोनों को अलग अलग मान लो, रे ऑप्टिक्स अलग चैप्टर मान लो, वेव ऑप्टिक्स अलग चैप्टर मान लो। थोड़ा समझने में डिफिकल्ट हो सकता है। रे ऑप्टिक्स के जो छोटे मोटे कंसेप्ट होते हैं ना, अब रे ऑप्टिक्स में पढ़ा क्या, बेसिकली रिफ्लेक्शन। अब रिफ्लेक्शन तो बचपन से पढ़ते आ रहे हो,
मतलब मुझे लगता है 5वीं 6वीं से रिफ्लेक्शन थोड़ी थोड़ी पढ़ ली होगी, जो माइंड में फिट था ना रिफ्लेक्शन क्या चीज़ है। उसके अलावा फिर 10th में जाके और बढ़िया से पढ़ लिया कि नॉर्मल, इंसिडेंट रे, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये सब वैसे ही दिमाग में बैठा हुआ था, तो उनको समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। जो 10th के कंसेप्ट थे उन्हीं को हमने क्या किया, एक्सटेंड किया। नई बातें आई जरूर, लेकिन यार बेसिक्स जो थे वह पहले से ही बना कर आए थे अपने। अब वेव ऑप्टिक्स में ऐसा नहीं है यार, इसमें लगभग सारी बातें नहीं होंगी, इसलिए थोड़ी सी समझने में दिक्कत नहीं, टाइम लग सकता है। थोड़ी थ्योरी भी इसमें क्या होगी, ज्यादा होगी, तो अपना देख लेना भाई। अगर मैं अटेम्प्ट करने की बात बोलूं बोर्ड एग्जाम में, तो रे ऑप्टिक्स इजी है, लेकिन वो फैली बहुत हुई है, तो उसमें से टॉपिक निकालना मुश्किल हो जाता है कि यार किसको छोड़ें किसको करें, बहुत ज्यादा वाइड है। 15 लेक्चर लग गए पूरे 1-1 घंटे के, 1-1 घंटे के भी क्या, कुछ तो 1.5-1.5 घंटे के भी हैं, तो 15 लेक्चर लगे हैं रे ऑप्टिक्स को कवर अप करने में। नंबर लगभग उतने ही है, समझने में इजी, लेकिन करने में भाई मुश्किल हो जाती है, टॉपिक बड़े ज्यादा हो जाते हैं। वेव ऑप्टिक्स समझने में मुश्किल होगी, लेकिन ये मुझे लगता है 6 या 7 लेक्चर में क्लोज कर देंगे। अच्छा, नंबर वेव ऑप्टिक्स प्लस रे ऑप्टिक्स मिलाकर जो भी टोटल है लगभग इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, जितना रे ऑप्टिक्स में से आना है उतना वेव ऑप्टिक्स में से आना है। वेव ऑप्टिक्स आपकी 7 लेक्चर में कवर अप हो जाएगी, उम्मीद है 7 लेक्चर में कवर अप हो जाएगी। जो आपकी रे है उसमें 15 लेक्चर लग गए, आना दोनों में से लगभग उतना ही है। तो दोनों की अपनी अपनी एडवांटेज, अपनी अपनी डिसएडवांटेज है। रे ऑप्टिक्स समझने में इजी है, लेकिन वाइड बहुत है, उसको अटेम्प्ट करना मुश्किल हो जाएगा, उसको प्रिपेयर करना मुश्किल हो जाएगा टॉपिक ज्यादा होने के कारण। वेव ऑप्टिक्स समझने में थोड़ी डिफिकल्ट है, लेकिन इसमें टॉपिक्स जो हैं गिनती के होंगे, उन्हीं में से क्वेश्चन आ जाना है आपका। तो अगर आप इसको समझ लेते हो एक बार अच्छे से वेव ऑप्टिक्स को, तो इसको अटेम्प्ट करना बहुत इजी हो जाएगा। इसके ये लगा लो कुछ पेट क्वेश्चंस हैं, वही हर साल आ जाते हैं, वही इस साल भी आ जाने हैं। तो स्टार्ट कर दी भाई, ज्यादा लंबा नहीं खींचते इंट्रोडक्शन को, वैसे हम खींच ही देते होते हैं। वेव ऑप्टिक्स जी, तो वेव ऑप्टिक्स में हम पहली बात लाइट को प्योर क्या मान लेंगे, वेव मान लेंगे। ओके, इसमें फिर हमने पढ़ना क्या क्या है। पहले नंबर पर हमें यहां पर एक वेव फ्रंट का कंसेप्ट लाना पड़ेगा। वेव फ्रंट समझाते हैं क्या होता है। मैंने बोला कहानियां ज्यादा चलेंगी इस चैप्टर में, ठीक है, इस चैप्टर में स्टोरीज जो हैं वो थोड़ी ज्यादा चलेंगी, ध्यान देना। तो वेव फ्रंट एक्सप्लेन करना पड़ेगा, टाइम लग जाएगा उसको एक्सप्लेन करते करते। उसके बाद इसी पे बेस्ड आएगा एक हाइजेंस प्रिंसिपल, जरूरी है भाई, करना पड़ेगा। फिर मेन टॉपिक जो आएगा दैट विल बी इंटरफेरेंस। ओके, ये थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल्स है, ठीक है, थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल। फिर आ जाएगा एक टॉपिक जिसको हम कहते हैं डायफ्रैक्शन, ये भी थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल वाला है। ये क्या है, वेव फ्रंट, हाइजेंस प्रिंसिपल, ये क्या है, ओनली थ्योरी, ओनली थ्योरी है, इसमें कोई न्यूमेरिकल का चक्कर नहीं है। अब यार एक टॉपिक और है, पोलराइजेशन। अब ये सीबीएसई वालों ने कट कर दिया हुआ है, लेकिन कंपटीशन में तो आएगा ना। हम क्या करेंगे, वी विल डू पोलराइजेशन, इसमें भी कुछ थ्योरी है और कुछ क्या है, न्यूमेरिकल्स। तो ये टॉपिक है, कुल मिला के बस यही टॉपिक है आपके। ओके, अगर मैं डिवाइड कर दूं तो इसको एक लेक्चर में कवर अप करने की कोशिश करेंगे, अगर हो गया तो। दो लेक्चर इसके लगा लो, 2 लेक्चर इसके लगा लो, एक इसके लगा लो, तो 2 2 4 1 5 और 1 6, एक बैकअप लगा लो, एक और बैकअप लगा लो, बीच में न्यूमेरिकल वाले लेक्चर करा दूं तो 8 लेक्चर मान के चलो कि 8 लेक्चर में हम इसको कवर अप करेंगे बेटा। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। वेव फ्रंट से स्टार्ट कर रहा हूं। तो पहली बात है
वेव फ्रंट, हेडिंग डाल लेना वेव फ्रंट। अभी तक इंट्रोडक्शन थी, पहला टॉपिक आ गया वेव फ्रंट। मैंने बोला कहानियां चलेंगी 8 लेक्चर तक, बोल रहा हूं 7 से 8 बोल दिए। कोशिश तो यही होगी कि यार 8 में कवर अप हो जाए। बाकी अब ऐसी कोई गारंटी वारंटी नहीं है, डिपेंड करता है सिचुएशन पर। कई बार ऐसा लगेगा, बच्चों ने अगर बोल दिया कि सर न्यूमेरिकल समझ में नहीं लग रहे, ये वाले करा दो, वो वाले करा दो, तो उसमें फिर वीडियो लेक्चर न्यूमेरिकल का भी बनाना पड़ जाएगा, तो ज़्यादा भी लग सकते हैं, लेकिन वही 8 में कवर अप करने की कोशिश कर देंगे। तो सबसे पहली बात यार, वेव फ्रंट। अब ये क्या चीज है वेव फ्रंट? अब इतना तो बोल ही दिया कि वेव को, लाइट को वेव मानना है हमने, अब रे नहीं है, वेव के फॉर्म में ट्रेवल करती हुई एज्यूम करना है। अब वेव के फॉर्म में ट्रेवल करती हुई एज्यूम करना है, तो सबसे पहले बात क्या आती है यार? वेव फ्रंट की बात आती है। अब सिंपल सी बात, वेव फ्रंट यानी वेव का फ्रंट, कि वेव आ रही है सामने से, कैसी लगेगी, कैसी शेप होगी उसकी, ये क्या हो गया? वेव फ्रंट। लेकिन चलो ऐसे बोलने में सही लगता है, डिफाइन करने में सही नहीं है ना वेव का फ्रंट। तो बेसिकली तो बात यही है, वेव का फ्रंट ही है, लेकिन इसको पूरा बकायदा क्या करना पड़ेगा? डिफाइन करना पड़ेगा। इमेजिन करो कि यार आप पानी में पत्थर फेंकते हो। जब आप पानी में पत्थर फेंकोगे तो उसकी जो वेव्स प्रोड्यूस होती हैं आगे की ओर बढ़ती हैं। मान लो बीच में कहीं पे पानी में डिस्टरबेंस हुई और आप एक तरफ देख के खड़ रहे हो, एक तरफ खड़ के देख रहे हो, तो आपकी तरफ वो जो वेव्स आती हुई नजर आएंगी वो कुछ इस तरह की होंगी कि यहां डिस्टरबेंस हुई और आपकी तरफ ये, अगर आप यहां पर हो तो ये तो चारों तरफ फैल रही है, खैर चारों तरफ ये सर्कल बन रहे हैं, लेकिन आपको तो ये चीज अपनी ओर बढ़ती हुई नजर आएगी, बड़ी होती हुई नजर आएगी। अगर बीच में पानी में डिस्टरबेंस किसने क्रिएट की तो पहले छोटा सा गोला होगा, आपको लगेगा कि जैसे आपकी तरफ ये गोला बढ़ता आ रहा है, बढ़ता आ रहा है, बढ़ता आ रहा है। यार यही क्या है? वेव फ्रंट। अब वाटर के सरफेस के ऊपर बन रही है ना वेव्स, ये जो वेव्स है वाटर के सरफेस के ऊपर बन रही है, तो आपको ये सर्कुलर सा नजर आ रहा है। इमेजिन करो कि आप पानी के अंदर हो, ठीक है जी, और दूर कहीं पर पानी के अंदर, सरफेस में नहीं, पानी के अंदर आप वो पहनकर पूरा वो जो स्विम सूट और पूरा जो अंदर गोताखोर नहीं लेकर जाते पहन के, ऑक्सीजन का मास्क वास्क लगाकर आप अंदर हो, और दूर कहीं पर पानी के अंदर ही किसी ने एक छोटा सा ब्लास्ट कर दिया पानी के अंदर, बल्क ऑफ द वाटर, ऊपर सरफेस पे नहीं, पत्थर जो फेंका था वो सरफेस पे है, उससे सरफेस पे वेव बन रही है, अंदर पानी के, तुम भी अंदर, डिस्टर्बेंस भी कहां है? अंदर। तो अंदर अगर ब्लास्ट होगा तो आसपास के सारे वाटर मॉलिक्यूल डिस्टर्ब हो जाएंगे, वेव बनेगी। अब सरफेस पे जब थे तुम तो तुम्हारी तरफ वो सर्कुलर पोर्शन से आगे बढ़ते हुए नजर आए तुम्हें, इमेजिन करो। लेकिन अगर अंदर हुआ है तो ब्लास्ट होगा, तो अब आप इमेजिन करो कि वो जो वेव है कैसे फैलेगी। अब सरफेस पे नहीं, वो 3 डायमेंशनली फैलेगी। क्या बनेंगे? स्फेयर्स बनेंगे, क्योंकि वो मान लो तुम इस तरफ हो, इस तरफ भी फैलेगी डिस्टरबेंस, इस तरफ भी फैलेगी, भाई नीचे की ओर भी फैलेगी, ऊपर की ओर भी फैलेगी। मतलब एक पॉइंट पे पानी के अंदर ब्लास्ट किया तो उसके चारों तरफ एक स्फेयर सा बनेगा और वो चारों तरफ फैलता जाएगा, वो बड़ा होता जाएगा। तुम यहां पर हो, उधर ब्लास्ट हुआ, वो डिस्टरबेंस आएगी 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 आएगी, तुम्हें भी हिलाकर जाएगी। भाई वो जो तुम्हारी तरफ आ रहा है ना, वो बड़ा सा गोला, वो क्या है? वो वेव फ्रंट है। दैट इज वेव फ्रंट, इसको कहते हैं वेव फ्रंट। अगर मैं बोल रहा हूं इसके कारण जो पूरी एयर है आसपास उसमें भी डिस्टरबेंस क्रिएट हो रही है और वो भी चारों तरफ फैल रही है,
आगे भी जा रही हैं वेव्स, पीछे भी जा रही हैं वेव्स, इस तरफ भी जा रही हैं, उस तरफ भी जा रही हैं, ऊपर भी जा रही हैं, नीचे भी जा रही हैं। भाई मैं यहां बोल रहा हूं, नीचे को बंदा लेट के खड़ा होगा तो उस तक भी तो साउंड वेव पहुंच रही है, ऊपर लटका होगा उस तक भी तो पहुंच रही है, सामने वाले तक तो पहुंच रही है, साइड वाले पे भी पहुंच रही है, इस साइड वाले पे भी पहुंच रही है, जो पीछे खड़ा है उस तक भी पहुंच रही है। मतलब जब मैं बोल रहा हूं तो साउंड वेव प्रोड्यूस हो रही है, तो ये भी चारों तरफ फैल रही हैं। अब ये भी जब आगे बढ़ रही है, सामने वाला बंदा जब देखेगा, अगर उसको ये साउंड वेव दिख रही होती तो उस तक भी ये क्या पहुंच रहा है, पूरा का पूरा स्फेरिकल, पूरा का पूरा स्फेयर पहुंच रहा है। तो अगर पानी में होने वाली डिस्टरबेंस की बात करूं, बिल्कुल बल्क ऑफ द मटेरियल, बिल्कुल बल्क ऑफ द मटेरियल पानी के अंदर, तो भाई ये जो वेव्स हैं ये ऐसे फैलती हैं, ये इसको कहते हैं वेव फ्रंट। यहां पे बंदा खड़ा है, कोई ऑब्जर्वर, तो ये जो चीज आ रही है, यही, इसी को क्या कहते हैं, वेव फ्रंट कहते हैं। ये वेव फ्रंट्स है भाई। अगर ये पानी के अंदर की बात कर रहा हूं, यहां पे किसी ने स्पीकर लगा रखा है तो साउंड वेव प्रोड्यूस करेगा, तो यार स्पीकर की भी वेव्स ऐसे ही चारों तरफ फैलेंगी। अब क्योंकि इनमें रिफ्लेक्टर लगा रखा होता है ना, स्पीकर के पीछे मान लो अगर रिफ्लेक्टर लगा हुआ है तो सामने बढ़िया सुनाई देगा। सोर्स ऐसा लगा रखा है कि चारों तरफ फेंक सके, तो स्फेयर ही बनता है। ओके, अगर मैंने ये पोल लगाकर यहां पे एक बल्ब लगा दिया मैदान में, खाली मैदान में यहां एक बल्ब लगा दिया, रिफ्लेक्टर नहीं लगाया भाई। अगर बल्ब लगाते हो आमतौर पर, हमें सामने लाइट चाहिए तो हम इसके पीछे क्या कर देते हैं, रिफ्लेक्टर लगा देते हैं, तो लाइट आगे ही जाती है। लेकिन अगर मैंने ऐसे बिल्कुल बीच में लगा रखा है तो इसकी लाइट तो चारों तरफ फैलेगी ना, ऐसे चारों तरफ फैलेगी। एक पोल है, टावर है, यार टावर पे बीच में बल्ब लगा रखा है मैदान में, तो चारों तरफ फैलेगी। यार ये जो फैल रहा है ये क्या है, ये वेव फ्रंट है। जो फैल रहे हैं ना चारों तरफ, इनको हम क्या बोलते हैं, वेव फ्रंट बोलते हैं। चाहे पानी में ब्लास्ट करवा के चारों तरफ फैलवा दे, चाहे तू स्पीकर लगा के साउंड वेव फैला दे, चाहे तू ऐसी स्थिति कर कर लाइट को फैला दे चारों तरफ, लाइट, साउंड, किसी भी तरह की वेव कैसे फैलती है, इन टर्म्स ऑफ वेव फ्रंट्स फैलती है। इनको कहते हैं हम वेव फ्रंट। वो बात दूसरी है कि हमने एक पर्टिकुलर डायरेक्शन लेनी होती है, इसलिए फिर हम इसके पीछे अगर मैं रिफ्लेक्टर लगा दूं तो फिर पीछे लाइट ज्यादा नहीं आएगी ना, आगे की ओर जाएगी, इसलिए फिर हम एक ही ये वाला ऐसे करके शो कर देते होते हैं। ठीक है, अच्छा आजकल वो वाईफाई वगैरह वाले यूज होते हैं। अब वाईफाई में क्या है, सिग्नल ही तो आ रहे हैं। सिग्नल्स क्या है, बेसिकली वो सिग्नल्स भी तो वेव्स ही है ना। तो ये मान ले वाईफाई का क्या है, राउटर है एक, अब उसका सिग्नल भी तो ऐसे ही फैलेगा ना चारों तरफ। तभी कुछ सिंबल्स देखे होंगे आपने कि अगर जी आपके मोबाइल में ऐसे बना हुआ है तो ये किसका सिंबल है, ये वाईफाई का सिंबल है जी, कि यहां वाईफाई का सिग्नल आ रहा है। वाईफाई ऑन करने के लिए ऐसा करके सिंबल बना होता है। अच्छा अगर ऐसा बना हुआ है तो इसको कह देते हैं कि ये हॉटस्पॉट है जी। मतलब अगर आप सिग्नल फेंक रहे हो तो ये सिंबल बना हुआ है, सिग्नल रिसीव कर रहे हो तो ये वाला है। यार मतलब सबका एक है, ये वेव फ्रंट्स है बेसिकली ये वेव फ्रंट्स हैं। ओके, जब आप फेंक रहे हो, हॉटस्पॉट ऑन कर दिया अपना, तो चारों तरफ फेंक रहे हो तो उसने दोनों तरफ वाला, क्योंकि तुम तो फेंक रहे हो ना भाई, इधर भी दे रहे हो, उधर वाला भी रिसीव करेगा, उधर वाला भी रिसीव करेगा, इसलिए ऐसा बना दिया उन्होंने।
और जब तुम रिसीवर और वाईफाई ऑन करोगे तो जो सिग्नल आ रहा है वो बस तुम एक साइड पे हो ना, तो इसलिए उसने ऐसा बना दिया। तो ये सब टावर देख लो, अगर आप अपने मोबाइल पे देखोगे सिम डालते हो तो सिम के टावर आते हैं, तो टावर में भी वो ऐसे करके डंडियां शो कर देता है। अब इसका भी मतलब यही है यार, अब इसने सबके एक ही चीज के अलग अलग सिंबल बना दिए ना। सिग्नल आ रहे हैं कि नहीं टावर पे, टावर के सिग्नल आ रहे हैं कि नहीं, सिम एक्टिव है कि नहीं, उसके लिए ऐसी डंडियां बना देते हैं। वाईफाई के लिए ऐसे, बात तो सबकी एक ही है ना, कि ये यहीं से डिराइव हुए हैं सब। ये सब क्या है, वेव फ्रंट्स हैं, इन्हीं को हम कहते हैं वेव फ्रंट्स। ओके जी। अब अगली बात ये कि ठीक है इसको हम वेव फ्रंट कहते हैं। अब ये तुम्हारे समझाने के लिए था, आप लोग जाके एग्जामिनर को ये नहीं बोल के आओगे सर ये वेव फ्रंट होता है पानी में पत्थर फेंक ऐसे करके पानी के अंदर घुस जाओ उसमें ब्लास्ट कर दे, ऐसे ऐसे करके जो आएंगी ये वेव फ्रंट है, वाईफाई राउटर, सब सही है, लेकिन एग्जाम में ये इतने थोड़ी एग्जाम्पल देकर आओगे। अब अगली बात है एग्जाम के लिए कि वेव फ्रंट को कैसे डिफाइन करना है। वापस किस पे आ रहे हैं, वेव फ्रंट पर ही आ रहे हैं। अब बेटा अगली बात है कि वेव फ्रंट को डिफाइन कैसे करोगे, अब उस पर भी आ रहे हैं। अब जो इतनी कहानी सुना रहा था अब वो थोड़ी एग्जाम में सारी लिख के आ पाओगे। अब थोड़ा सा बेटा समझना तो पड़ेगा, फिर से लास्ट में डेफिनेशन आई जाएगी, आपने एग्जाम में वो डेफिनेशन आएगी वही लिख के आनी, ओके। लेकिन फिर भी हम कह रहे हैं ये कोई सोर्स ऑफ वेव है। अब वेव छोड़, लाइट ही बोल रहा हूं, ये सोर्स ऑफ लाइट है। वेव फ्रंट खैर लाइट का भी होगा, किसी भी टाइप की वेव का होगा, साउंड वेव का भी होगा, किसी भी टाइप की या सिग्नल्स का भी होगा, लेकिन चलो अभी फिलहाल ये लाइट है, मान ले लाइट ही है यार, लाइट का सोर्स है, ओके। अब इतना हमने बोल दिया कि इसकी जो वेव्स हैं वो चारों तरफ कुछ ऐसे फैलती हैं, चारों तरफ फैलती ना भाई, सामने वाले को भी पहुंचेगी, इधर वाले को भी, ऊपर वाले को, नीचे वाले को भी, हर तरफ भी पहुंचती है। पीछे हाँ अगर रिफ्लेक्टर लगा देगा तो पीछे नहीं जा पाएगी, पीछे वाली को भी रिफ्लेक्ट करके आगे भेजेगा, लेकिन नॉर्मल तो चारों तरफ फैलती है ना, फैल गई भाई मान ले। अब मान लो ये जो मैंने बनाए ये स्फेयर्स हैं, स्फेयर्स, क्योंकि जब लाइट फैलेगी तो स्फेरिकली फैलनी है, स्फेयर्स है, ठीक है। ये स्फेयर्स हैं, मैं इसमें से कोई एक स्फेयर कंसीडर कर लेता हूं ये वाला, और इस पे एक पॉइंट ले लेता हूं। अगर ये सोर्स था यार और ये कोई पॉइंट मैंने किसी एक स्फेयर पे ले लिया, तो ये डिस्टेंस अगर x है तो ये डिस्टेंस भी x होगा, ये डिस्टेंस भी x होगा, ये भी x होगा, ये भी क्या होगा, x होगा। तो ये जितने भी पॉइंट हैं ये सोर्स से x डिस्टेंस की दूरी पर हैं, ओके। मान लो मैंने अब दूसरा स्फेयर कंसीडर कर लिया यार, अब मैंने यहां पॉइंट ले लिया एक, तो ये वाला जो पॉइंट है ये वाला सोर्स से मान लो y दूरी पर है, तो यार ये वाला पॉइंट स्फेयर के ऊपर है ना, ये वाला भी y दूरी पर होगा, यहां कोई पॉइंट लूंगा, ये भी सोर्स से y दूरी पर होगा, और ये वाला भी सोर्स से y दूरी पर ही होगा, ओके। तो कहने का मतलब ये जो बाहर वाला स्फेयर है इस पे जितने भी पॉइंट्स हैं दे ऑल आर एट सेम डिस्टेंस फ्रॉम सोर्स, और जो बीच वाला स्फेयर है इस पे जितने भी पॉइंट है, मान लो ये a है, a1, a2, a3, a4, a5, ये a वाले पॉइंट है सब सेम डिस्टेंस पे है, ये b1 है मान ले, b2 है, b3 है, b4 है और b5 है। तो जितने भी a पॉइंट्स है वो सोर्स से सेम डिस्टेंस पे, जितने भी b पॉइंट्स हैं वो सोर्स से सेम डिस्टेंस पे। चलो लाइट ट्रेवल कर रही है, मान ले वैक्यूम ही है,
तो लाइट जब ट्रेवल कर रही है तो उसके ट्रेवल करने की जो वेलोसिटी है वो तो c है ना, वेलोसिटी ऑफ लाइट। अब ये तो c ही है, मान लो कि लाइट के ट्रेवल करने की जो वेलोसिटी है वैक्यूम में वो c होती है। ओके, अब यार अब तुम कहते हो कि सोर्स से a वाले जितने भी पॉइंट है सबका डिस्टेंस सेम है और वेलोसिटी भी अब चारों तरफ सेम ही वेलोसिटी से बढ़ रही है, तो आपको पता होगा वेलोसिटी इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाय टाइम। यहां से टाइम इक्वल टू क्या आ जाएगा, डिस्टेंस बाय वेलोसिटी। तो अगर यहां से यहां तक की बात करूं तो ये टाइम आएगा, डिस्टेंस x है, वेलोसिटी c। तो यार यहां से यहां तक का टाइम भी सेम आ जाएगा, यहां से यहां तक का टाइम भी, क्योंकि डिस्टेंस x है, वेलोसिटी c है। सारे a पॉइंट्स के लिए डिस्टेंस x है, वेलोसिटी c है, डिस्टेंस x है, वेलोसिटी c है। यानी सोर्स से इस स्फीयर पर, यानी a1 a2 a3 a4 a5 जो पॉइंट्स हैं वहां तक पहुंचने में लाइट को सेम टाइम लगा है। ऐसे ही सोर्स से इन B वाले पॉइंट्स पर पहुंचने में लाइट को सेम टाइम लगा है। ये A तक पहुंचने का टाइम है और ये B तक पहुंचने का टाइम है, सेम टाइम लगा है। कहने का मतलब जब लाइट चलनी स्टार्ट हुई थी सोर्स से, जितने भी A पॉइंट्स हैं वो सारे सेम टाइम पर वहां पर लाइट पहुंची है, और जितने भी B पॉइंट्स हैं वहां तक भी लाइट सोर्स से सेम टाइम पर पहुंची है, क्योंकि डिस्टेंस सेम है, स्फीयर के ऊपर लिए हैं। अब एक बात सुनना, एक वर्ड तुमने पढ़ा हुआ है फेस। अगर वेव्स पढ़ी होंगी तो वेव्स में फेस डिफरेंस, टाइम लैग, ऐसी बातें तो आती रहती है। अब मान ले वेव ने यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो इस डिस्टेंस को तुम्हें पता है वेवलेंथ कहते हैं, ठीक है। इस डिस्टेंस को क्या कहते हैं, वेवलेंथ कहते हैं। ओके, यहां तक किया हुआ है, जो भी हो सकता है, डिस्टेंस तो कुछ भी हो सकता है। वेव सोर्स से चली और उसने ये डिस्टेंस कवर किया। अब सोचो यहां से यहां तक का डिस्टेंस अगर x है, तो जितनी भी वेव्स या जितने भी पल्सेस हैं या जितने भी पार्टिकल्स हैं, जब वो यहां से यहां तक पहुंचेंगे तो सेम टाइम लेंगे, क्योंकि स्पीड क्या चल रही है, सेम चल रही है। तो जितनी भी बार यहां से यहां तक या यहां से यहां तक वेव पार्टिकल्स या डिस्टर्बेंस मूव करेगी, वेव ट्रेवलिंग ऑफ डिस्टर्बेंस होती है, तो जितनी बार भी डिस्टर्बेंस यहां से यहां तक ट्रेवल करेगी वो सेम डिस्टेंस कवर करेगी। जितनी बार भी डिस्टर्बेंस यहां से यहां तक ट्रेवल करेगी वो सेम टाइम कवर करेगी। और बेटा जितनी बार भी डिस्टर्बेंस यहां से यहां तक चलेगी वो सेम एंगल कवर करेगी, या कह लो जितनी बार भी डिस्टर्बेंस यहां से यहां तक चलेगी वो सेम फेस में होगी। क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है, मैं एज्यूम करके चल रहा हूं +1 में फेस का कंसेप्ट आपने पढ़ा हुआ है। हाँ, वो एसी वाला चैप्टर जब बनाया था उसमें भी तो फेस का कंसेप्ट पढ़ते थे कि यहां से यहां तक टाइम पीरियड कैपिटल T है और यहां से यहां तक का फेस 2π है। यहां से यहां तक टाइम पीरियड T/2 है, फेस π है। यहां से यहां तक टाइम पीरियड T/4 है, फेस π/2 है। तो बेटा फेस मतलब एंगल होता है, अगर टाइम कवर होगा तो एंगल भी कवर होगा। टाइम और एंगल की सीधे सीधे क्या है, रिलेशन है। यहां कह लो टाइम और फेस की सीधे सीधे रिलेशन है। अगर टाइम पीरियड यानी टाइम कैपिटल T कवर हो चुका है तो फेस 2π कवर होता है। अगर ये T/2 है तो फेस π लेते हैं, अगर ये T/4 है तो फेस π/2 लेते हैं। तो बेटा टाइम की सीधे सीधे फेस के साथ रिलेशन है। तो अब मैं आ रहा हूं
वापस इस पॉइंट पे वेव फ्रंट की डेफिनेशन पे आ रहा हूं। तुमने, मैंने बोला इतनी कहानी तुमने नहीं सुनानी भैया, मैंने तो तुम्हें सुनानी है, वरना तुम कहोगे सर ले सिर्फ डेफिनेशन देके काम चला दिया। अब डेफिनेशन देके मैं काम नहीं चलाऊंगा, तुम लोग डेफिनेशन देके ही काम चलाओगे। भाई एग्जाम में तुम्हें डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए। एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में आते हैं तो डेफिनेशन लिख देना, बस रट जाएगी अभी तुम्हें, लेकिन मुझे सब कुछ समझाना पड़ेगा। ओके जी, तो ध्यान से सुनना, आगे काम आएगा यार। अगर आगे कभी फिजिक्स पढ़ोगे ना तो काम आएंगी। ओके जी, अब ये सब चीजें तुम्हें ये लगा लो कि इतनी डिटेल्स डायरेक्टली कहीं यूज नहीं होगी। डायरेक्टली तो इसकी जब डेफिनेशन आएगी ना वेव फ्रंट की, वही यूज होगी, लेकिन फिर भी पता बेटा जी होना चाहिए। तो अब आओ इन पॉइंट्स पे। ये जितने भी ए पॉइंट्स हैं ये सेम टाइम वाले पॉइंट्स हैं, यानी यहां तक पहुंचने में सेम डिस्टेंस कवर हुआ है, यानी सेम टाइम लगा है। यानी ये सारे वो पॉइंट्स हैं जो सेम फेस में हैं, क्योंकि टाइम सेम है, डिस्टेंस सेम होने के कारण, स्पीड सेम होने के कारण टाइम वहां तक जाने का सेम हो गया। तो इसका मतलब दे ऑल आर इन सेम फेस। जितने भी ए पॉइंट्स हैं दे आर इन सेम फेस, सेम एंगल कवर किया हुआ है इन्होंने। जितने भी बी पॉइंट्स हैं दे आर इन सेम फेस, क्योंकि टाइम सेम है। टाइम सेम, अगर टाइम सेम है तो यहां तक पहुंचते पहुंचते एंगल भी सेम कवर होगा, यानी फेस भी सेम होगा। तो मैं बोल रहा हूं all the A points are at same phase, in same phase, all the B points are in same phase। कोई भी स्फेयर बना लो इसके आसपास, सोर्स को सेंटर पे मानकर, उसके ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं, पूरे स्फेयर पर जितने भी पॉइंट्स हैं, दे विल बी ऑल इन सेम फेज। ओके, बात खत्म कि ए पॉइंट्स जो कि पहले वाले स्फेयर पे हैं सब सेम फेस में हैं, बी पॉइंट जो कि दूसरे वाले स्फेयर पे हैं सारे के सारे सेम फेस में हैं। अब आती हैं मैथ्स में एक वर्ड पढ़ा होगा तुमने, लोकस, कि अगर सेम कंडीशन फॉलो करने वाले पॉइंट को कंटिन्यूसली जोड़ दो तो जो भी शेप बनती है उसको लोकस कहते हैं। फिर से सुन लो, अगर एक पर्टिकुलर कंडीशन फॉलो करने वाले, अगर एक पर्टिकुलर कंडीशन को फॉलो करने वाले पॉइंट्स को जोड़ दें कंटिन्यूटी में, तो जो शेप आती है उसको हम क्या कहते हैं? लोकस कहते हैं। पढ़ा होगा मैथ्स में, आता है, जब हम पढ़ते थे भाई तब तो आता था, अब भी आता ही होगा लोकस। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कभी सर्कल की डेफिनेशन पढ़ो ना, तो सर्कल में क्या होता है, सर्कल का एक सेंटर है और सर्कल के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं वो एक कॉमन कंडीशन फॉलो कर रहे हैं कि दे आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। सर्कल की कंडीशन ये है कि जितने भी ये जो पॉइंट्स मैंने बनाए ना, दे ऑल आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट, जिसको सेंटर बोलते हैं। तो अब इसकी डेफिनेशन पता है क्या बनती है? ये जितने भी पॉइंट्स हैं इनको कंटिन्यूटी में जोड़ दो तो सर्कल बनता है ना। तो सर्कल की डेफिनेशन होती है कि इट इज लोकस ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स which are equidistant from a fixed point known as center of the circle। कि सर्कल की डेफिनेशन क्या है? लोकस ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स। इनको भैया जोड़ेंगे 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 तो कंटिन्यूटी में जो भी आएगा उसको लोकस कहते हैं। तो इट इज लोकस ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स विच आर
equidistant from a fixed point which is known as center of the circle. अब अपने वेव फ्रंट की डेफिनेशन पे आ जाओ, तुमने यही रटनी है जो मैं बोलने जा रहा हूं। इतना समझाते समझाते बेटा वेव फ्रंट की डेफिनेशन पर आ गए हम। तो सुनना ध्यान से, अगर मैं इस स्फेयर की बात करता हूं, ये वाले स्फेयर की, इसके ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं वो एक कॉमन कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं कि दे आर इन सेम फेस। इसके ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं वो एक कॉमन कंडीशन फॉलो कर रहे हैं, दे आर इन सेम फेस। टाइम सेम है, डिस्टेंस सेम है, इसलिए सेम फेस, लेकिन बोलना क्या है? फेस। फेस वाली बात ही बोलनी है। ओके, तो मैंने डेफिनेशन बोली कि अ वेव फ्रंट इज, ये वेव फ्रंट है, ठीक है, ये वेव फ्रंट है। तो इसकी डेफिनेशन मैंने बोली, अ वेव फ्रंट इज द लोकस ऑफ, लोकस मतलब जोड़ के जो शेप बनेगी वो लोकस बनेगा। यहां पे इनको जोड़ दिया तो क्या बन रहा था? सर्कल बन रहा था, प्लेन में होना चाहिए। तो वहां मैं बोल रहा हूं वेव फ्रंट की डेफिनेशन में, अ वेव फ्रंट इज लोकस ऑफ all those points which are vibrating in same phase। समझो, यही डेफिनेशन है। इतनी लिख के आनी है भाई, आधा घंटा लग गया वेव फ्रंट समझाने में, लेकिन यही लिख के आनी है, आधा मिनट लगेगा लिखने में, कि इट इज लोकस ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स विच आर वाइब्रेटिंग इन सेम फेज। रट लो इस डेफिनेशन को, इतनी कहानी नहीं बनानी। अब ये इतना बढ़िया डायग्राम बन गया कि मन कर रहा है इस पे दूर से जाकर निशाना लगाऊं कि यहां लगता है, कि यहां लगता है, कि यहां लगता है। ये निशाना लगाने वाला बन गया, लेकिन जरूरी था भाई। लेकिन एग्जाम में आएगा तो तुमने सिर्फ ये लाइन लिख के आनी है कि व्हाट इज अ वेव फ्रंट? इट इज लोकस ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स विच आर वाइब्रेटिंग इन सेम फेज। ये स्फेयर भी वेव फ्रंट है, ये स्फेयर भी वेव फ्रंट है, ये स्फेयर भी वेव फ्रंट है। ये अलग अलग वेव फ्रंट है, ठीक है, अलग अलग वेव फ्रंट है। अगर इनको कंपेयर करोगे तो इनका सेम फेस नहीं है, ये सेम वेव फ्रंट के पार्ट नहीं माने जाएंगे। हां, इसके ऊपर जितने भी पॉइंट हैं, स्फेयर के ऊपर भाई, सर्कल के ऊपर नहीं, स्फेयर है ये, तो स्फेयर के ऊपर जितने भी पॉइंट्स है, दे ऑल आर वाइब्रेटिंग इन सेम फेज। रट लो डेफिनेशन, एग्जाम के लिए सिर्फ ये लाइन जरूरी है। डायरेक्ट बोल देता कि लिख लो भाई, इट इज लोकस ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स विच आर वाइब्रेटिंग इन सेम फेज, तो काम तो चल जाता। कल को एग्जाम में आता तो अटेम्प्ट भी कराते हैं। लेकिन भाई अंदर तक नहीं ना जाती तुम्हारी बात ये। अब अंदर तक पहुंचाने के लिए इतनी कहानी तो बनानी ही पड़ती है। तो होपफुली व्हाट इज अ वेव फ्रंट ये क्लियर हो गया होगा कि वेव का फ्रंट है ना, वेव आपको कैसे आती हुई नजर आ रही है, वो वेव फ्रंट है। और इसकी परिभाषा क्या है कि इट इज लोकस ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स विच आर वाइब्रेटिंग इन सेम फेज। ओके, इट इज लोकस ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स विच आर वाइब्रेटिंग इन सेम फेज। तो एग्जाम के लिए पहले नंबर पर इसके क्या याद कर लेना? डिफिनीशन। तो इसकी डिफिनीशन याद कर लेना जी। अगली बात बेटा, ये भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है, टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट। तो अगली बात है जी टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट। सिंपल है ये, लेकिन एग्जाम में आ सकता है। एक बेटा जिसको हम कहते हैं, तीन तरह के वेव फ्रंट लिखेंगे। एक जिसको हम कहेंगे स्फेरिकल वेव फ्रंट, यहां बनाता हूं,
स्फेरिकल वेव फ्रंट, एक जिसको हम कह देंगे सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। कौन सा जी? सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। या फिर एक होगा बेटा जिसको हम कह देंगे प्लेन वेव फ्रंट। तो तीन तरह के वेव फ्रंट, स्फेरिकल, सिलेंड्रिकल और प्लेन। स्फेरिकल वेव फ्रंट के लिए सोर्स कैसा होना चाहिए? पॉइंट सोर्स। ठीक है जी, इसके लिए सोर्स कैसा होना चाहिए? पॉइंट सोर्स। ओके, ये पॉइंट सोर्स है। पॉइंट सोर्स होगा तो जाहिर है उसके जो वेव फ्रंट है वो कैसे बनेंगे? स्फेरिकली बनेंगे, चारों तरफ वेव्स फैलते हुए। तो ये हो गया स्फेरिकल वेव फ्रंट। अच्छा, इसके ऊपर ये रेज भी बना देती हैं। रेज पे बनने वाले एरो डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ लाइट एनर्जी क्या कर देते हैं? शो कर देते हैं। तो ये कैसा वेव फ्रंट हुआ भाई? ये हो गया अपना स्फेरिकल वेव फ्रंट। ठीक है, सोर्स कैसा होना चाहिए? पॉइंट सोर्स। कई बार वेव फ्रंट ऐसे बना होगा, इसको कहते हैं डायवर्जिंग स्फेरिकल वेव फ्रंट। डायवर्ज हो रही है ना रेस, ये क्या हो गया जी? डायवर्जिंग स्फेरिकल वेव फ्रंट। कभी कभी ये एक जगह पे इकट्ठी होती हुई शो होंगी, इसको कह देते हैं कन्वर्जिंग स्फेरिकल वेव फ्रंट। ये डाइवर्जिंग है। अगर एरोस कुछ इस तरीके से बना दी तो ये बेटा क्या हो गया? डाइवर्जिंग। ठीक है जी, ये हो गया आपका डाइवर्जिंग। और अगर एरोस इस तरह बना दी तो इकट्ठी हो रही है ना, ये हो गया जी आपका कन्वर्जिंग स्फेरिकल वेव फ्रंट। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है पॉइंट सोर्स का वेव फ्रंट बनाओ, भैया पॉइंट सोर्स का ऐसा बना देना। यहां आ जाएगा स्फेरिकल वेव फ्रंट के लिए सोर्स कैसा होना चाहिए? तो पॉइंट सोर्स होना चाहिए, ऐसा बना दो। ठीक है जी। अब आ गया दूसरा सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। अब ये सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट क्या चीज है? सिलेंड्रिकल के लिए जो अपना सोर्स है ना यार, वो कैसा होना चाहिए? लाइन सोर्स होना चाहिए। लाइन सोर्स। एक तो हो गया पॉइंट सोर्स। पॉइंट सोर्स के लिए मैंने बोला कि यार खुले मैदान में बीच में ना पोल लगाकर उसके ऊपर बल्ब लगा दे, उसके साइड पे रिफ्लेक्टर कुछ मत लगाना, बस सेंटर में बल्ब गाड़ के आ जा और ऑन कर दे, तो चारों तरफ लाइट फैल रही होगी। तो वेव फ्रंट कैसे निकल रहे होंगे? स्फेरिकल निकल रहे होंगे। अगर पीछे रिफ्लेक्टर लगा देगा तो इस टाइप के वेव फ्रंट निकल रहे होंगे, एक साइड पे आते हुए, पीछे वाली साइड पे शो नहीं हो रहे होंगे, डाइवर्जिंग हो रहे होंगे। ओके। अगर लाइन सोर्स चाहिए, लाइन सोर्स मतलब कि पॉइंट सोर्स नहीं है, बल्ब तो पॉइंट की तरह दूर से देखोगे बिहेव करेगा। लाइन सोर्स मतलब यार एक ट्यूबलाइट ले, ठीक है, ट्यूबलाइट ले एक, और उसको वर्टिकल गाड़ के आ जाए, वहीं पर पोल लगा मैदान में, और वहां पे पहले मैंने बोला बल्ब गाड़ के आ जा, बल्ब नहीं, जमीन में मत गाड़ के आ, पोल गाड़ के आ, पोल के ऊपर क्या लगा के आ जा? बल्ब लगा के आ जा। ठीक है, साला बल्ब मत गाड़ आना, पोल गाड़ना है, उसके ऊपर बल्ब लगाना है। तो ये स्फेरिकल वेव फ्रंट फैलने थे, पोल तूने गाड़ा ही हुआ है, वहां से बल्ब उतार ले और उसके ऊपर ट्यूबलाइट लगाया खड़ी कर कर। कोई बोलता तो बोल भाई, अब मैंने ऐसी लगानी है, ठीक है जी, अब मैं तो ऐसे ही लगाऊंगा। अगर कोई मना करता है तो ये क्या कर रहा है, ऐसे क्यों लगा रहा है ट्यूबलाइट को, तो उसको बोल भाई मैं तो ऐसे ही लगाऊंगा। तो नीचे पोल है, ऐसे करके ट्यूबलाइट
वर्टिकल रख दिया यार, ट्यूबलाइट को वर्टिकली रख दिया। वो कई बार आपने ना वो बारात बरूद जब निकलती ना रात को, तो उसमें देखा होगा बैंड बाजा सब, और उसमें ना ट्यूबलाइटें लेकर चलते हैं, उसमें सबने खड़ी कर रखी होती है ट्यूबलाइटें, देखा होगा कभी। आगे आगे वो नाच रहे हैं पंगड़ा पाते हुए, पीछे दूल्हा और साथ में पूरा वो बैंड बाजे वाले, ठीक है। और वो ना लाइटिंग के लिए वो ट्यूबलाइटें हैं वर्टिकल डायरेक्शन में उन्होंने सब सेट कर रखी होती है, वो ले लेके चल रहे होते हैं। पता लग रहा था ले भी बारात आ रही है, हिंदुस्तानियों की बारात आ रही है। तो जैसे मर्जी कर उन ट्यूबलाइट को इमेजिन कर ले, या मैंने बोला मैदान में जाके पोल गाड़ ले, उसके ऊपर ट्यूबलाइट लगा ले। अगर ट्यूबलाइट तूने वर्टिकल डायरेक्शन में लगा ली तो इसकी लाइट कैसे फैलेगी सोच। पॉइंट सोर्स था, बल्ब था, उसकी लाइट तो ऐसे स्फेयर बन रहे थे, अब ये तो ट्यूबलाइट हो गई। अब इसकी लाइट कैसे फैलनी है, इसकी लाइट जब फैल रही होगी ना वो ऐसे फैलेगी। अब ये स्फेयर नहीं बन पाएंगे, देख, है ना, स्फेयर नहीं बन पाएंगे, ये ऐसे फैल रही होगी, ऐसे। अगर तो बहुत दूर से देखेगा तो ट्यूबलाइट भी तुझे पॉइंट सोर्स की तरह दिख रही होगी, तो उसका तो फिर भी स्फेरिकल बन जाएंगे। लेकिन मान लो हम ज्यादा दूर नहीं है, तो इसके ऐसे चारों तरफ लाइट फैलेगी यार, सिलेंडर बनेगा। वेव फ्रंट कैसे बनेंगे, ऐसे चारों तरफ फैलते हुए जाएंगे, ऊपर की ओर नहीं, साइड वाइज फैलते हुए जाएंगे। तो क्या बनेंगे मेरे भाई, ये शेप बनेगी वेव फ्रंट की। ये लाइट कुछ ऐसे फैलेगी। अब अगर ये ऐसे फैल रही है लाइट, तो ये जो भी बन रहा है इसको कहते हैं सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। कैसा है, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। तो दो तरह के वेव फ्रंट हो गए, एक पॉइंट सोर्स के कारण स्फेरिकल, लाइन सोर्स के कारण सिलेंड्रिकल। कल को कोई कह देगा सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट के लिए सोर्स कैसा होना चाहिए, तो भैया बोलो लाइन सोर्स, बोलेगा लाइन सोर्स के लिए वेव फ्रंट कैसा होना चाहिए, बोले सिलेंड्रिकल। तो सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट, स्फेरिकल वेव फ्रंट, एक होता प्लेन। अब प्लेन के लिए सोर्स देख, लाइन भी हो सकता है, पॉइंट भी हो सकता है। कंडीशन है कि तुम सोर्स से बहुत दूर हो, बहुत 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 दूर हो, तो वेव फ्रंट कैसा बनेगा, प्लेन वेव फ्रंट बनेगा। फिर चाहे वो सिलेंड्रिकल हो, फिर चाहे वो स्फेरिकल हो। मान लो तुम यहीं पर हो, ये स्थिति है मान लो तुम्हारी, तो तुम्हें इसका कर्वेचर फिर भी फील होगा। अब तुम तो उतनी ही हो ना, स्फेयर बढ़ गया, स्फेयर का साइज बढ़ गया, तुम्हें इसका कर्वेचर कम फील होगा। अब तुम तो उतने ही हो भाई, स्फेयर का साइज और बढ़ गया, इसका कर्वेचर जो है और कम होता जाएगा। जब ये बहुत बड़ा कर्वेचर होगा तो ये तुम्हें प्लेन ही नजर आएगा। भैया धरती तुम्हें प्लेन ही नजर आती है, क्योंकि धरती बहुत बड़ी है, तुम बहुत छोटे हो, तुम्हें उसका कर्वेचर फील नहीं होता। ऐसे ही अगर ये स्फेयर बहुत बड़े हो जाएंगे तो जब तुम तक पहुंचेगा ये वेव फ्रंट, तो तुम्हें उसका कर्वेचर फील नहीं होगा। तो वेव फ्रंट कैसा नजर आएगा, प्लेन वेव फ्रंट नजर आएगा। तो प्लेन वेव फ्रंट के लिए सोर्स जो है वो पॉइंट भी हो सकता है, लाइन भी हो सकता है, लेकिन कंडीशन ये है कि ये बहुत, इट शुड बी एट लार्ज डिस्टेंस। अगर ये लार्ज डिस्टेंस पे होगा तो इससे जो वेव फ्रंट बन रहे होंगे वो कैसे बन रहे होंगे, कुछ इस टाइप के। इनको हम क्या बोलेंगे, प्लेन वेव फ्रंट। क्या बोलेंगे जी, प्लेन वेव फ्रंट। तो दीज आर टर्म्ड एज प्लेन वेव फ्रंट। बेटा कोई भी वेव फ्रंट होगा, प्लेन हो, सिलेंड्रिकल हो, स्फेरिकल हो, सब में हमने ये रेज बनानी है जो कि स्फेरिकल वेव फ्रंट के बिल्कुल कैसे होती है, परपेंडिकुलर होती है। जिस तरफ यार इनके एरोज होंगे ना, उस तरफ वो वेव फ्रंट मूव करता हुआ नजर आएगा, उस तरफ वेव एनर्जी मूव करती हुई नजर आएगी। तो भैया तीन तरह के वेव फ्रंट, पॉइंट सोर्स के कारण स्फेरिकल, लाइन सोर्स के कारण सिलेंड्रिकल, और बहुत दूर वाले सोर्स के कारण
प्लेन वेव फ्रंट। हाँ जी भाई, तो यार उम्मीद है कि वेव फ्रंट क्या चीज है वो पता लग गया होगा। अब इतनी लंबी कहानी हो गई, मुझे लग रहा है 1 घंटा तो होने भी वाला हो गया होगा। तो अब इस लंबी कहानी में भैया जो निकल कर बात आई है वो बस यही आई है कि वेव फ्रंट इज लोकस ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स विच आर वाइब्रेटिंग इन सेम फेज। एग्जाम में आने लायक यही बात है। या फिर पॉइंट सोर्स का वेव फ्रंट कैसा होगा भैया? स्फेरिकल। स्फेरिकल वेव फ्रंट है तो सोर्स कैसा है? पॉइंट सोर्स। लाइन सोर्स का कैसा होगा? सिलेंड्रिकल। और प्लेन्स जो वेव फ्रंट है वो कैसे बनता है? चाहे वो लाइन सोर्स हो चाहे वो पॉइंट सोर्स हो, बस वो कैसा होना चाहिए? बहुत दूर होना चाहिए। तो एग्जाम के लिए इतना ही है भाई। अब क्या करें, वेव फ्रंट तो समझाना था ना, हमने अपना टाइम लगा दिया। आपको ये पूरा लेक्चर रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो इसका क्रक्स है बस वही पता होना चाहिए। अब एग्जाम के लिए ही एक और यार क्वेश्चन आ जाता होता है कि बिहेवियर ऑफ वेव फ्रंट while passing through different devices, while passing through different devices। मतलब कि पहले यार आप लेंस का यूज करते थे, उसमें रेज डालते थे ना, रेज आ रही हैं, कन्वर्ज हो रही हैं जी, या डाइवर्ज हो रही हैं, कनकेव है, कन्वेक्स है, या मिरर है वो रिफ्लेक्ट करते हैं। जो भी बात चलती थी मिरर, लेंस, प्रिज्म, उसमें रेज के थ्रू होती थी। यार अब वेव ऑप्टिक्स में जो भी बात है हमें किसके थ्रू करनी पड़ेगी? वेव फ्रंट के थ्रू करनी पड़ेगी। तो ये जो अभी करा रहा हूं ये भी क्वेश्चन बहुत आता है। वो कह देता है कि यार ये कन्वेक्स लेंस है, इस पे हमने एक प्लेन वेव फ्रंट, कैसा वेव फ्रंट जी? प्लेन वेव फ्रंट इंसिडेंट कराया। तो बताओ इसका बिहेवियर कैसे होगा? ये मान लो प्लेन वेव फ्रंट है, ये इस पे इंसिडेंट कराया, तो ये इसमें से पास होके कैसा बन जाएगा? ठीक है। अब बेटा पूरा प्लेन वेव फ्रंट होगा ना, जब आगे से हम इसको इतना ही शो करेंगे, मतलब मैं इसको कुछ इस तरीके से शो कर रहा हूं कि आपको इसकी एज दिखाई दे रही है, ऐसे चल रहा है प्लेन ही है, पूरा का पूरा कैसा? प्लेन ही ऐसे करके आ रहा है। अब किताबों में भी ऐसे शो किया होता है, हम भी ऐसे शो करेंगे। तो ये प्लेन वेव फ्रंट इस पे इंसिडेंट कराएगा, तो जब निकल कर आएगा तो क्या बन जाएगा? या यही कन्वेक्स लेंस ही है, इस पे अगर मैं एक स्फेरिकल वेव फ्रंट इंसिडेंट कराऊं तो जब बाहर निकलेगा तो कैसा होगा? या मान लो एक कनकेव लेंस होता, इस पे अगर मैंने प्लेन वेव फ्रंट इंसिडेंट कराया, या एक कनकेव है, ठीक है, इस पे हमने ये ले डाइवर्जिंग वाले कराया, या फिर एक मिरर है यार, कनकेव मिरर, इस पे आप एक प्लेन वेव फ्रंट इंसिडेंट कराते हो, या एक कन्वेक्स मिरर है, इस पे आपने एक प्लेन वेव फ्रंट इंसिडेंट करा दिया, या फिर बेटा एक प्रिज्म है,
इस पे आपने एक प्लेन वेव फ्रंट, अब सब पे वेव फ्रंट ही डाला हमने। वैसे मिरर्स यूज करते थे, अब क्या कर रहे हैं, वेव फ्रंट यूज कर रहे हैं। तो देखते हैं अब क्या शेप बनती है इनकी, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आता है यार, उसके लिए मैं करवा रहा हूं। तो है कुछ नहीं, सिंपल कहानी है। अगर ये प्लेन वेव फ्रंट आ रहा है तो तुम वेव फ्रंट मत सोचो, तुम सोचो ये दो रेज ही आ रही हैं। कन्वेक्स का काम क्या होता है, पैरेलल रेज को क्या कर देता है, कन्वर्ज। तो जब इस पे ये वेव फ्रंट कुछ ऐसे आया तो इसने पैरेलल रेज को क्या कर देना है, कन्वर्ज कर देना ना। तो ये पैरेलल रेज इस पे आके क्या हो जाती, अगर ये रेज के हिसाब से चलते तो क्या हो जाती, यहां पे कन्वर्ज हो जाती ना। अब क्योंकि ये कन्वर्ज हो जाएंगी तो वेव फ्रंट कैसा बनेगा, कन्वर्जिंग स्फेरिकल वेव फ्रंट बनेगा। तो जब इसमें से निकलेंगी तो वेव फ्रंट कैसा बनना था, कन्वर्जिंग स्फेरिकल वेव फ्रंट। कहने का मतलब जब प्लेन वेव फ्रंट इस पे आके पड़ेगा तो बाहर कैसा निकलेगा, कन्वर्जिंग स्फेरिकल वेव फ्रंट। ठीक है जी। प्लेन वेव फ्रंट जब किस पे पड़ेगा, कनकेव पे। यार कनकेव का काम क्या है, डाइवर्ज करना। तो इस पे जब रेस पड़ेंगी तो ये इनको क्या कर देगा, डाइवर्ज कर देगा। अब सोचो डाइवर्ज कैसे करता होता है, ये रेस यहां पे पहुंचती होती हैं, इनको ये क्या कर देता है, कुछ ऐसे डाइवर्ज कर देता है, और इसका इनको पीछे कहीं पर फोकस पे मिलाता होता है। ठीक है, ऐसे आ जाती है ना। अब आप सोचो इसका वेव फ्रंट कैसा होना चाहिए, डाइवर्जिंग होना चाहिए। ये है ना डाइवर्जिंग, ये कैसा होता है, कन्वर्जिंग। ये कैसा है, डाइवर्जिंग। तो इस टाइप का वेव फ्रंट बनेगा जिसका फोकस यहां पर होगा। तो जब इसमें से बाहर निकलेंगी तो ये रेज कुछ ऐसे डाइवर्ज होती हुई जाएंगी, और अगर इन पे एरो बनाऊंगा तो जहां इसका फोकस आता है वो वहां पे आएंगी। अब आपको यार उसके हिसाब से क्या करना है, इमेजिन करना है। ओके जी। अगर फोकस से रेज आ रही हो तो उसको वो पैरेलल कर देता है। अब देखिए एक पर्टिकुलर फोकस से डाइवर्ज हो रही थी ना, तो कन्वेक्स क्या करेगा, इनको पैरेलल कर देगा। पैरेलल कर देगा मतलब जब इसमें से निकलेगा तो कैसा वेव फ्रंट निकलेगा, प्लेन निकलेगा। देख, प्लेन को वो कन्वर्जिंग कर देता है। ठीक है, पैरेलल वाली को फोकस पे ले आता है ना, और जो फोकस से आ रही थी डाइवर्जिंग उनको क्या कर देता है, पैरेलल कर देता है। कनकेव का काम भी क्या है, पैरेलल वाली रेज को फोकस पे ले लेता है। फोकस पे ले रहा है मतलब कन्वर्जिंग बना रहा है। फोकस पे ले रहा है मतलब कैसा बना रहा है, कन्वर्जिंग बना रहा है। तो ये कन्वर्जिंग था, तो यहां से जब पैरेलल रेज टकरा के वापस आएंगी तो ये अब इनको यहां पे क्या करेगा, आपने फोकस पे कन्वर्ज कर रहा होगा। ठीक है जी, कैसा बन जाएगा, कन्वर्जिंग बन जाएगा। कन्वेक्स क्या करता है, डाइवर्ज कर देता है। तो जब ये कन्वेक्स से टकराएंगी रेज, ये क्या करेगा, इनको डाइवर्ज करेगा। ओके, और फोकस यहां पे कहीं पर होना चाहिए। तो प्लेन वेव फ्रंट इससे डाइवर्जिंग वाला स्फेरिकल वेव फ्रंट बनेगा। अब वो मैंने अब सिखा दिया यार, तुम्हें कर लो इमेजिनेशन सारी की सारी। अब इसके लिए जगह नहीं बच रही है, इतने से काम चलाओ। प्रिज्म को देख लो यार, प्रिज्म में अगर रे ऐसे जाती तो ऐसे ऐसे नीचे की ओर मुड़ती, ये वाली ऐसे जाती ऐसे ऐसे नीचे की ओर मुड़ती। इमेजिन कर, ये वाली रे अगर इधर जाती तो ऐसे करके
ऐसे की ओर आ जाती, ये वाली इधर की ओर आ जाती, तो मतलब जब प्रिज्म में से बाहर निकलेगा तो ये वेव फ्रंट कुछ ऐसा हो जाएगा। अब इस पे भी बहुत क्वेश्चन आते हैं, कभी ये वाला डायग्राम कंप्लीट करो जी, कभी ये आ जाता है डायग्राम कंप्लीट करो, या फिर बोल के बता देगा कैसे कन्वर्ज करेगा, कैसे डाइवर्ज करेगा, वेव फ्रंट में कैसे शेप आएगी। तो इन सब चीज़ों को भी बुक्स वगैरह में दिए होते हैं, समझने की कोशिश करो। तो यार इस लेक्चर को, आज वाले को, यही क्या करते हैं, क्लोज करते हैं। ठीक हो गया, वेव फ्रंट की डेफिनेशन, उसका कंसेप्ट क्या चीज है, मतलब वेव ऑप्टिक्स की ठीक ठाक सी अपनी शुरुआत हो गई। लेक्चर वही 1 घंटे का तो मुझे लगता है हो ही गया। अभी इसको यहीं पे क्लोजिंग दे रहे हैं। एग्जाम के लिए बेटा आज के लेक्चर में से फर्स्ट लेक्चर ऐसे ही होता है बेटा, थोड़ी इंट्रोडक्शन लंबी हो जाती है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें क्या निकला, डेफिनेशन ऑफ वेव फ्रंट, रट लो रट लो रट लो, इट इज लोकस ऑफ all those points which are vibrating in same phase। उसके बाद 3 तरह के वेव फ्रंट, कौन कौन सा, पॉइंट सोर्स के कारण स्फेरिकल, लाइन सोर्स के कारण सिलेंड्रिकल, और दूर वाले सोर्स के कारण प्लेन वेव फ्रंट। और उसके बाद ये जो डिफरेंट डायग्राम्स हैं इनकी नॉलेज होनी चाहिए। बाकी नेक्स्ट क्लास में हाइजेंस प्रिंसिपल और उसकी एप्लीकेशंस करेंगे। तो अभी यहीं तक जी, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। मिलेंगे ब्रेक के बाद।